नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। 23 मार्च की घटना को लेकर विपक्ष ने आज भी जमकर बवाल काटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि समूचा विपक्ष ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। श्री संजय कुमार तिवारी तकरीबन 94 दिन पहले यानी 23 मार्च 2021 की वो तारीख थी जब बिहार विधानसभा के भीतर वो सब कुछ हुआ था जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई नहीं होना चाहिए था। विधेयक के टुकड़े टुकड़े कर गरिमा की धज्जियां उड़ा दी गई थी। 3 महीने बाद एक बार फिर सत्र चल रहा है, लिहाजा मार्च की घटना की आंच पर मॉनसून सत्र में विपक्ष जमकर सियासी रोटी सेक रहा है। आज भी विपक्ष के कई विधायक हेलमेट लगाकर विधानसभा में पहुंचे। तख्तियों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि पूरे सत्र में विपक्ष मॉनसून सत्र का बहिष्कार करेगा। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। जहां जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे, जहां सदन के पटल पर जन समस्याओं को सुलझाना था, उस सदन को विपक्ष ने अखाड़ा बना दिया। हवाला सुरक्षा और पुलिसिया शासन का दिया जा रहा है। विधायकों को मारा गया, लोन से फेंका गया और फिर पुनः सत्र शुरू हुआ है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि दोबारा इन विधायकों पर पुनः जो है कार्रवाई करें। इसलिए हम सब भयभीत हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हेमलेट लगाकर जो है आज आए हैं। लोगों को डर है जो पिछले बार विधानसभा के सत्र जो माननीय विधायकों पर जुल्म हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, इससे हम लोग भयभीत हैं। हम लोग आते हैं कभी डंडा चल जाए, गोली चले, इसलिए हम लोग हेलमेट लगा के अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि विधानसभा में अब सुरक्षित माननीय विधायक नहीं है तो आम आवाम कैसे है। तो क्या हेलमेट लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे? और लाठी डंडा से पिटाई चला, उससे तो हम लोग कपार कम से कम नहीं फूटेगा ना, सर नहीं फूटेगा। माननीय सदस्यों को पीटा गया, मर्यादा को तार-तार किया गया, तो आज मुझे भी डर लग रहा है कि हम आए हैं और किस प्रकार से कहीं बिहार पुलिस ना हम माननीय सदस्यों पर हमला कर दे, इसलिए सर का बचाव हो, इसी सर के बचाव के लिए हम आज यहाँ आए। दरअसल 23 मार्च की घटना को लेकर विपक्ष सदन के अंदर चर्चा की मांग की जिद पर अड़ा है, जबकि 23 मार्च की घटना पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत है। आचार समिति इस मुद्दे पर जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में जनहित के मुद्दे पर चर्चा की बजाय विपक्ष का ये शोर जनता के साथ धोखा है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा में अवैध बालू खनन का मामला गूंजा। खनन मंत्री ने अवैध बालू खनन पर सरकार का ब्लूप्रिंट रखा, तो बीजेपी विधायकों ने बालू के ब्लैक मार्केटिंग का मसला भी उठाया। अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। बिहार में बालू पर राजनीति की इमारत खड़ी हो रही है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सुनहरे रेत की गूंज सुनाई दी। खनन मंत्री जनकराम ने दावा किया कि सरकार अवैध बालू खनन को लेकर गंभीर है, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। बिहार खनिज समाधान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2021 अधिसूचित किया गया है कि जिसमें अवैध खनन में लिप्त वाहनों की राजसात करने और 4 लाख रुपये तक समन की राशि के साथ खनिज स्वामित्व का 25 गुना जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु लगातार छापामारी, प्राथमिकी, गिरफ्तारी, जुर्माने की वसूली आदि की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही मंत्री जनकराम ने अपनी बात खत्म की, बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने सवाल दाग दिए। मैं माननीय मंत्री से इतना जानना चाहता हूं कि क्या एक बार राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा मात्र 20% दर बढ़ाने की बात की थी, फिर भी 50% दर बढ़ाने का औचित्य क्या था, जबकि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाला था।
दो कंपनी को छोड़ करके बिहार में जितने हमारी एलआईसी है, सेटली है, 50% के दर से जो वृद्धि हुआ उन्होंने मान्य किया, स्वीकार किया। बाकी बिहार में दो ब्रॉडसन है, आदित्य है, कंपनी ही इस तरह का आरोप लगाई। बिहार के राजस्व को किसी तरह उन्होंने छुपाने का या गबन करने का उनका मानसिकता रही है। लेकिन बिहार की जितनी कंपनियां हैं बालू जो सेटली है, वो इस पर कहीं इस तरह की आपत्ति नहीं किया है। तो राजस्व को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। 50% की वृद्धि करके उनको दिया गया है खनन करने के लिए। इस तरह के बिहार में कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने लिखित दिया है, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। इसके बाद बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बालू को लेकर चिंता जाहिर की। ये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बालू की जो समस्याएं हो रही है, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है कि 4500 कुछ रुपया में सरकार ने निर्णय किया है। तो मेरा यह कहना है कि सरकार का जो निर्णय है 4500 कुछ रुपया बालू का, क्या वो आम जन को जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है? क्या इस पर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि जैसे माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाए कि 40 या 4500 रुपये के दर से हम आम लोगों को बालू मुहैया कराना चाहते हैं। मेरी सरकार कटिबद्ध है, न्याय के साथ सुशासन की सरकार मेरी चल रही है। इस कड़ी में आपको बताना चाहते हैं कि जब चालान 35 और 4000 3000 के रेट से सेटली उठाते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर के वो 10,000 और 15,000 का रेट बेचते हैं, इसके लिए भी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। बिहार की धरती पर बालू बेहिसाब बिखरा पड़ा है, जिसका लगातार अवैध खनन होता रहा है और माफिया से लेकर नक्सली तक बारे न्यारे होते रहे हैं। पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा से 3 विधेयक पारित हुए, जिसमें एक विधेयक है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। और इस विधेयक को लेकर सदन में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। यह है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया। बिहार विधानसभा से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिहार विधानसभा से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास हो गया। इस दौरान सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में ज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने पहल की और ज्ञान विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया। भर में चला था कि एक नॉलेज यूनिवर्सिटी बने, ज्ञान विश्वविद्यालय बने, और हम ही लोगों ने सोचा कि हम लोग बिहार में करें और उसी समय आर्यभट्ट का नामकरण किया, जिसके बारे में आपको पता है आर्यभट्ट इस शून्य का आविष्कार किन्होंने किया दुनिया में, जो आर्यभट्ट ने किया। ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, इसका पूरा का पूरा रूप, एक एक चीज को जिन्होंने रिसर्च करके एक एक चीज बनाया और यहीं पर बनाया। इसलिए हमने कहा भाई नॉलेज यूनिवर्सिटी, ज्ञान का तो जो आर्यभट्ट का ज्ञान है वो किसी दूसरे का है ही नहीं उतना ज्यादा, इसलिए नामकरण किया। अब एक ही कहेंगे कि अब जो भी यूनिवर्सिटी में होगा वो आर्यभट्ट शब्द जरूर रखेगा, ऐसा नहीं कोई संक्षिप्त। आजकल तो आदत हो गया भाई कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज का संक्षिप्त में आजकल करने लगे, हर चीज को। तो भाई और चीज को करो, लेकिन आर्यभट्ट को संक्षिप्त करोगे तो नई पीढ़ी जानेगी आर्यभट्ट क्या। इसलिए जानना चाहिए, अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं और आर्यभट्ट का नाम दे रहे हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि आर्यभट्ट ने क्या किया। इतिहास को संजोने और संवारने पर हमेशा से सीएम नीतीश कुमार का जोर रहा है। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में आज खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और बीजेपी विधायक सुरेश सिंह ने उम्मीद जताई कि विधेयक के पारित होने से बिहार में खेल के हालात सुधरेंगे।
बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, एक सदस्य होने के नाते और साथ साथ एक खिलाड़ी होने के नाते कि हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हुआ है। साथ ही खुशी इस बात की है कि अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में ये बात चल रही थी और मुझे भी पता था कि अभी जो ओलंपिक गेम्स टोक्यो में आयोजित है वहां पे कोई भी बिहार का बच्चा नहीं खेलने गया है, तो अफसोस हो रहा था। लेकिन आज क्योंकि इसी मॉनसून सेशन में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा संदेश लेकिन एक बहुत ही मजबूत संदेश बिहार के खिलाड़ियों के पास जाता है कि आने वाले जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे, ओलंपिक गेम्स होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, उनमें बिहार के बच्चों की भागीदारी जोरों शोरों से होगी। गठबंधन में उनकी नहीं सुनी जाने की बात कहकर एनडीए की बैठक से दूर रहने के बाद मत्स्य संसाधन मंत्री और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज सफाई दी। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए में उनकी कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह जरूर माना कि थोड़ी बहुत दिक्कत है जिसे मिल बैठकर दूर किया जाएगा। एनडीए में है, क्लियर है, एनडीए में है और एनडीए में बहुत सारी चीज़ें होता है, इंटरनल बात होता है, उसको हम लोग रख के अपनी चीज़ें को ठीक कर लेंगे। इसमें बहुत बड़ा नाराजगी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके कुछ विधायक हैं वही आपके फैसले से कहीं ना कहीं नाराज है। उन्होंने राजू सिंह ने कह दिया कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए की बैठक में आप नहीं गए। नहीं, ठीक है, देखिए पार्टी है, स्वतंत्र है, हर जाति धर्म के लोग पार्टी में हैं और सबको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, बोलते चलिए यूपीए के साथ गठबंधन कीजिए, उधर मंत्री बन जाते हैं, कोई बोलता है एनडीए के साथ ही रहना है, तो ये सब बात तो चलते रहेगा ना, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सब हमारे साथ है और हमारे विधायक मजबूती से सब हमारे साथ है, कल सब हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। तो एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, एनडीए में थोड़े से इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए में थोड़ा सा इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में उनकी कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होने पर वीआईपी विधायक राजू सिंह ने अपने ही अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया। राजू सिंह ने कहा कि बैठक का बहिष्कार करना गलत है, उन्हें पहले विधायकों से राय लेनी चाहिए थी। राजू सिंह ने कहा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं तो फैसला लें, विधायक उनके साथ हैं। वहीं वीआईपी विधायक स्वर्णा सिंह मुकेश सहनी के फैसले के साथ हैं और कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। और इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुकेश सहनी को बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मुकेश सहनी को चिराग पासवान से सबक लेने की नसीहत दी। की बैठक में न शामिल होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। वहाँ शामिल होना चाहिए था कि वहीं एक उचित प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अपने दल के लोगों के सामने, अपने सदन के नेता के सामने, मंत्रियों के सामने, सबके सामने अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पे रखना। लेकिन कल का नहीं जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बिल्कुल उचित था भाई। हम तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो हमारे चीफ हैं और हमको उनकी बात माननी है। अब वो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने निर्णय लिया होगा, तो वो जो निर्णय लेंगे उनसे हम सहमत हैं। अगर वहाँ कुछ करना था तो सार्वजनिक में करते कि हमको ये चीज़ का, और फिर अखबारों में कहना कि साहब हमारी बात न सुनी जाती है, सिपाही तक चपरासी तक हमारी बात न लग सकता है। हम समझते हैं कि सहनी जी के थोड़ा सा अपरिपक्वता का ये द्योतक है। और जहाँ तक ये कहते हैं राजू जी कि जाना गलत है, तो उनकी बात है। चिराग जी से सीखने, और जो मतदाता ने आपको वोट देकर आपके 4 विधायक को जिताया है वो एनडीए के मतदाता थे और आप एनडीए के बलबूते पर जीत कर आए हैं। आप अपनी बात, अगर कोई कमी है, कोई ग्रीवांसेस है तो रखें, परंतु एनडीए के अपने विधायकों को अगर कहेंगे कि आप एनडीए से अलग हो, तो कोई विधायक एनडीए से अलग नहीं होने वाला। और गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार बाढ़ के कारण गन्ना किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। हमने नीति बनाया है कि जैसे फसल क्षति योजना है, उस तरह साइड पर जो भी गन्ना किसान है वो अपना गन्ना के साइड पर अपना खेत का खाता, खेतरा, रकबा, चौहद्दी उस पर डाले ऑनलाइन, और उसके बाद जो फसल क्षति का जो ग्रेड है उसके हिसाब से उनके खाता में आधार कार्ड के साथ डालें, बैंक खाता के साथ डालें, तो उनको जो क्षति आपूर्ति है अधिकतम 2 हेक्टेयर की क्षति उस किसान को दी जाएगी। पटना जिला के विक्रम थाने के थानेदार के खिलाफ विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे। विधायक और प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि थानेदार बालू माफिया और शराब माफिया से मिले हुए हैं।
लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे केस में फंसा देते हैं। विधायक ने सरकार के थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कि अभी बहुत सारे आवेदन हमको मिले हैं। पिछले 2-4-6 महीना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अकारण बेइज्जत किया गया है और झूठे मुकदमा में फंसाने का काम किया गया है। बहुत से ऐसे घटनाएं इस क्षेत्र में हुई है, चोरी की, अपराध की, हत्याओं की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। केस को पेंडिंग डाल दिया गया है। उसको भी सही रूप से उस पर कुछ हो सके, एक्शन हो सके, उसको हम लोग को देखना है और उसको आगे हम लोगों को अधिकारियों को बताना। पटना में गाड़ियों में सीएनजी लगाने का चलन बढ़ा है। एक तरफ सरकार ने बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर सीएनजी बसें उतार दी हैं, तो वहीं पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो को भी बंद कर सीएनजी वाले ऑटो में बदला गया है। लेकिन पटना में सीएनजी पंप की कमी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। सीएनजी पंप पर कई किलोमीटर की लंबी कतार है और एक गाड़ी को सीएनजी भरवाने में कई घंटे लाइन में इंतजार करना पड़ता है। सीएनजी पंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। पटना में प्रदूषण कम करने के लिए लगातार सरकार के तरफ से प्रयास हो रहा है और जितनी भी गाड़ियां पटना में चल रही है, खास करके जो बसें चल रही है या ऑटो चल रहे हैं, उसे सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आप देखिए, हम अभी एक सीएनजी स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर किस तरह से लंबी कतार है, क्योंकि समस्या ये है कि जो सीएनजी की गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंपिंग स्टेशन जहाँ पर कि सीएनजी भरा जाता है गाड़ी में, उसकी यहाँ पर कमी है। पटना में 8 ही स्टेशन जो है वो काम कर रहे हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लंबी कतार आपको गाड़ियों की दिखेगी। एक तरफ ऑटो की कतार आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ गाड़ियाँ भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो सीएनजी लेने के लिए पहुँची है, वो देखिए लंबी कतार है इन गाड़ियों की, जो कि घंटों इंतज़ार के बाद इनको यहाँ पर जो सीएनजी है वो इनकी गाड़ियों में भरा जा रहा है। 3 घंटे से तो अभी खड़े हैं साहब। हम पिछले मंदिर से आ रहे हैं, हम दुर्गा मंदिर से लाइन में आ रहे हैं। लगभग 400 गाड़ी के पीछे थे हम। मतलब 1-1 किलोमीटर तक का लाइन हो जाता है? जी, ज़्यादा ही लाइन है, 2-2 किलोमीटर का लाइन है। 1 किलोमीटर तो कम हुआ, 2-2 किलोमीटर का लाइन है। ये जैसा कि बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर तक लाइन होता है और ये 3.5 घंटे में यहाँ पर स्टेशन, पंपिंग स्टेशन पे पहुँचे हैं, जहाँ पर अब इनको सीएनजी भरा जाएगा। यहाँ देखिए और भी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पंप पे पहुँची हुई है और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये स्टाफ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा गाड़ी है सर, हम लोग लाइन से सीरियल से दे रहे हैं, बिना लाइन से किसी को नहीं दे रहे हैं सर। अब एक साथ में देखिए सर कि आपके सामने 3-3 गाड़ी लगा के हम लोग दे रहे हैं। 24 घंटा चालू है सर। अच्छा, कितना यहाँ पे आप भरते हैं, कितना ये यूनिट है भरने के? यहाँ 4 नोजल है सर। और ये कह रहे हैं कि 24 घंटे चलता है, 4 यहाँ पर नोजल है जो कि लगातार 24 घंटे चलता है। बावजूद इसके जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 से 3.5 घंटे तक लाइन में उनको लगना पड़ता है सीएनजी भरवाने के लिए। तो निश्चित तौर पर जरूरी है कि सीएनजी पर गाड़ियाँ चले, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो पंप है सीएनजी के उसे और बढ़ाया जाए पटना में, ताकि गाड़ी मालिकों को या जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं उनको परेशानी नहीं उठानी पड़े। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नवगछिया के बिहपुर में कोसी के कहर ने लोगों की नींद उड़ा दी। घर के घर कोसी में विलीन होते जा रहे हैं। एक एक कर लगातार कई घर कटाव की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कहारपुर गांव के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। कटाव रोकने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न ही प्रशासन और विभाग में वाकिफ अधिकारी ने इसको सुधरी है। लोग अपने ही हाथों अपना घर तोड़कर पलायन कर रहे हैं या फिर घर खाली कर भाग रहे हैं। कटाव पीड़ितों की शिकायत है कि फ्लड फाइटिंग टीम के अधिकारियों ने अब तक एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया। अब तक 21 घर कोसी में समा चुके हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई विभागों के निदेशक बदले गए हैं। एक एक कर नाम हम आपको बता रहे हैं। रणजीत कुमार सिंह बनाए गए हैं पंचायती राज के निदेशक। इसके अलावा संजय कुमार सिंह बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव। श्रीकांत शास्त्री होंगे शिक्षा परियोजना के निदेशक।
और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।